आज पीएम मोदी ने दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ली। इस बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि यह बैठक मोदी सरकार 3.0 का रिबूट है, क्योंकि जब पीएम मोदी खुलकर खेलने वाले हैं, अब बड़े और कड़े फैसले लेने वाले हैं और देश के ग्रोथ रेट के इंजन का गियर चेंज करने वाले हैं, यह तैयारी चल रही है। इस बात का अंदाजा आज पीएम मोदी के उस संदेश से भी लगा जो उन्होंने आज नीति आयोग की बैठक में दिया है। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभवों का आदान प्रदान विकास का आधार होना चाहिए और नीति आयोग राज्यों के लिए एक ऐसे मंच की भूमिका निभा सकता है जहां वो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकें। यानी कि पीएम मोदी चाहते हैं कि नीति आयोग वो प्लेटफॉर्म ना बने जहां सभी राज्य शिकवा शिकायतें करें, राजनीति का अखाड़ा बना दे उसके, बल्कि नीति आयोग वो मंच बने जहां सभी राज्य मिलकर अपने राज्य की तरक्की के लिए काम करें और एक दूसरे के बेहतरी डेवलपमेंट मॉडल को अपनाएं। और यही तो संघीय व्यवस्था का आधार है बॉस, क्योंकि कोई भी देश राज्य में बटा होता है तो फिर वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब देश राज्यों में बटा होता है और एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे, आगे बढ़ने की नीति और नियत रखेंगे, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच जाए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जहां हर राज्य की अपनी सरकार होती है, वो केंद्र के सहयोग से अपने राज्य का विकास करती है और जब राज्य विकास करते हैं तो देश विकास करता है। पीएम मोदी भी इसी मॉडल पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे हुए। बॉस, कल पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में ऐसी बात कह दी कि इंडी गठबंधन भीतर तक हिला हुआ है। मोदी ने सीना ठोक कर कह दिया कि अब और तेजी से बड़े और कड़े फैसले लिए जाएं। मतलब इंडी गठबंधन के जो नेता ये नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए थे कि सहयोगी दलों के भरोसे तीसरी बार सरकार चला रही बीजेपी की मोदी सरकार अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती जैसी आपने देखी और ना उनके इरादे और उनके अल्फाज ऐसे होते। यानी कि मोदी ने इशारा कर दिया कि इंडी गठबंधन ने एकजुट होकर भले ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार फिर से ताकत जुटाई और देश की नारी शक्ति को उनके हिस्से का अधिकार दिलाने की जोरदार कोशिश करेगी। इससे पहले भी पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे कड़े और बड़े फैसले लिए जिसके बारे में विपक्ष ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सोचा क्या, कभी विपक्ष के दिमाग में भी नहीं आता होगा, क्योंकि विपक्ष तो हर चीज को वोट बैंक से जोड़कर और तौलकर देखता था। विपक्ष को ना उम्मीद थी कि मोदी और उनकी पार्टी और सरकार की परवाह मोदी किए बिना कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कभी विपक्ष ने सोचा ही नहीं होगा। तो राष्ट्रहित में मोदी कैसे फैसले लेते हैं, एक बार फिर से मोदी ने साफ कर दिया। आप देखिए कि जब मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने, तब उन्होंने 900 दिनों के भीतर ही जाली नोटों का नेक्सस खत्म करने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया और देश का टैक्सेशन सिस्टम सुधारने के लिए 1132 दिनों के भीतर जीएसटी का फैसला ले लिया। अब सोच रहे हैं बॉस, इतने बड़े बड़े फैसले और मोदी सरकार ने ऐसा लिया कि सब देखते रहे। जब मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने 61 दिनों के भीतर ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म कर दिया। और इस कड़े फैसले के 6 दिन के बाद ही, यानी कि 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के मात्र तब 67 दिनों के भीतर ही आर्टिकल 370 को खत्म करके सबसे बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया और देश को एक नासूर से आजाद करा। और यही नहीं, 2019 में दूसरी बार पीएम बनने के महज 195 दिन के बाद ही मोदी ने सीए कानून बना दिया। 2020 में जब कोरोना महामारी दुनिया में दस्तक दे रही थी, मोदी ने तभी भांप लिया था कि गरीबों के लिए रोटी का संकट आने वाला है। इसलिए मोदी ने 2019 में सरकार बनने के 300 दिनों के भीतर ही 80 करोड़ गरीबों की मुफ्त अनाज देने का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। यह स्कीम पिछले 6 साल से लगातार चालू है। इस बार भी मोदी सरकार 3.0 में मोदी ने सरकार बनाने के 300 दिनों के भीतर ही वक्त संशोधन कानून बना दिया और कल पीएम मोदी ने एक बार फिर से बता दिया कि राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसले और तेजी से लिए जाएंगे। एक बार सुनिए। एनडीए सरकार
राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। भारत की जिस चमचमाती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बनाने में राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिला चुके हैं और कांग्रेस कैसे मोदी सरकार के विरोध में देश विरोधी बयानबाजी पर उतर आई है, यह भी आप देखिए। कांग्रेस जोर जोर से इस बात पर ढिंढोरा पीट रही है और इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। यही काम कांग्रेस की पूर्व सरकारों के दौरान भी होता था, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने कल एनडीए की बैठक में हिंदू ग्रोथ रेट टर्म का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस भारत के धीमे विकास के लिए इसे जिम्मेदार ठहराती। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, आपको बताने वाला हूं। आप देखिए कि सबसे पहले 1978 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल किया। राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। आजादी के बाद 1950 से 1980 के दशक के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 4% थी और उस दौर में हिंदुओं की प्रजनन दर कम थी। इसी पर राजकृष्ण ने तंज कसते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे हिंदुओं की प्रजनन दर से जोड़ दिया था, जो उस वक्त काफी कम थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश की आर्थिक हालत भी ऐसी ही बन चुकी। उस वक्त उनके कहने का मतलब यह था कि देश की विकास दर और हिंदुओं की प्रजनन दर एक समान। लेकिन 2023 में इस शब्द का इस्तेमाल पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फिर से कर दिया। बॉस रघुराम राजन ने 2023 में कहा कि भारत की विकास दर खतरनाक रूप से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच चुकी है। और कल पीएम मोदी ने इस शब्द के लिए कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए उन्होंने कहा, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हिंद भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। जिस वक्त कांग्रेस पूरी ताकत के साथ हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बर्बाद होने वाली है, राहुल अलग ही अर्थशास्त्री बने हुए हैं, तब देखिए कि पूरी दुनिया में किस देश का क्या हाल है। 2025 में भारत का ग्रोथ रेट 7.7% रहा। चीन का ग्रोथ रेट इस दौरान 5% रहा से। अमेरिका 2.1%, यूके 1.3%, जापान 1.1%, फ्रांस 0.80% और जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.20% रहा। सुनिए कि पीएम मोदी ने देश की ग्रोथ रेट पर क्या कहा है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ
7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो इसके पीछे मोदी सरकार की कड़ी मेहनत और बड़े फैसले हैं बॉस। ये मोदी ने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई और भी कई नए फैसले लिए गए मोदी सरकार में। यानी कि मोदी सरकार का फोकस क्लियर था कि विकास की इस दौड़ में कोई पीछे नहीं छूट जाए। सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इसको। हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। भारत अब मेड इन इंडिया की उड़ान भर रहा है बॉस। आज ये तस्वीर देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस नजारे को देखने की कल्पना तक नहीं। ये मेड इन इंडिया C-295 प्लेन है। ये भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट है, यानी कि मोदी सरकार से पहले किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि देश में एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाए। भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान में वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। यह उड़ान विमान के पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण फेज है और भारतीय एविएशन और रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप देखिए कि मोदी के कौन कौन से फैसले लिए जिसके बारे में किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021, 1 सितंबर 2025 तक 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर 1.60 लाख करोड़ का निवेश है। 6 राज्यों में यह हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ाया है। भारत दुनिया के 84 देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जैसे देश भारत के शीर्ष रक्षा खरीदारों में शामिल हैं। पीएलआई स्कीम के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। पीएलआई का मतलब है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं चालू कर दी गई। डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ा भारत। यूपीआई की शुरुआत 2016 में आरबीआई के द्वारा की गई, जो कि भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा हुआ है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक है या फिर उसमें भागीदारी। एक दशक पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप्स थे। यह अभियान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की भारत की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए कि 2014 में $1 बिलियन के से अधिक वैल्यू वाली केवल 4 निजी स्वामित्व वाली कंपनियां थी, जो कि आज बढ़कर 120 से अधिक हो गई। इनकी जो कुल वैल्यू थी वो $350 बिलियन से ज्यादा है। अब मोदी का विजन देखिए बॉस। आज मोदी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द भारत का हर नागरिक मेड इन इंडिया प्लेन में उड़ान भरेगा। आप सुनिए। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे। वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्तों। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितने सपने देखे हैं, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, सब वो पूरा कर लेना चाहते हैं और तय वक्त में कर लेना चाहते हैं। 2047 तक
भारत को वो विकसित करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और यही लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं।